पुलिस ने तेजस को घसीटा। बैंक फ्रॉड में फंसा रेणुका का लाडला। रेणुका को सचिन के पैर पर गिरकर मांगनी पड़ी मदद की भीख। देशमुख निवास के बाहर आज सन्नाटा नहीं, बल्कि पुलिस जीप के सायरन की गूंज है, जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया है। उड़ने की आशा में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अपमानजनक मोड़ आ चुका है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम अक्सर देखते हैं कि कैसे एक माँ अपने बेटे के हर गुनाह पर पर्दा डालती है, लेकिन आज रेणुका का वो पर्दा पुलिस की वर्दी और कानून के डंडे के सामने तार तार होने वाला है। आज बात सिर्फ घर के झगड़ों की नहीं है, आज बात उस इज्जत की है जिसे परेश ने पाई पाई जोड़कर कमाया था और जिसे उनके लाडले यानी तेजस साहब ने अपनी अमीरी के झूठे ख्वाबों की आग में झोंक दिया है। मैं संजना आज आपको उस मंजर की गहराइयों में ले चलूंगी, जहां एक तरफ लालच का अंत जेल की सलाखों के पीछे दिख रहा है और दूसरी तरफ वही बेटा खड़ा है जिसे इस घर में हमेशा नाकारा समझा गया, यानी हमारा सचिन। कहानी की शुरुआत आज सुबह के उस मंजर से होती है जब तेजस अपने कमरे में बड़ी बड़ी योजनाओं के सपने देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसने जो शॉर्टकट अपनाया है वो उसे रातों रात लखपति बना देगा। तेजस की हमेशा से यही फितरत रही है कि मेहनत की लोटी उसे हजम नहीं होती, उसे हमेशा बिना हाथ पैर हिलाए शाही जिंदगी चाहिए। अपनी पत्नी रोशनी को इम्प्रेस करने और सचिन को नीचा दिखाने के चक्कर में तेजस ने बैंक के साथ जो खेल खेला वो अब उसके गले की फांस बन चुका है। उसने फर्जी कागजात और हेराफेरी करके जो लोन पास करवाया था उसकी पोल अब खुल चुकी है। बैंक के अधिकारियों ने जब ऑडिट किया तो पाया कि तेजस ने किस तरह अपनी ही कंपनी और बैंक को चूना लगाया है, और इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस की एक टीम वारंट लेकर देशमुख निवास के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जरा उस पल की गंभीरता को महसूस कीजिए जब पुलिस इंस्पेक्टर घर के अंदर दाखिल होता है। घर में मौजूद परेश, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेणुका, जो हमेशा अपनी ऊंची नाक और अपने पढ़े लिखे बेटे की शान में कसीदे पढ़ती नहीं थकती थी, आज उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। पुलिस का आना किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए एक सामाजिक मौत के बराबर होता है। पुलिस ने आते ही सीधे तेजस का नाम पुकारा और उस वक्त तेजस की हालत देखने लायक थी। वो तेजस जो घर में शेर बनकर दहाड़ता है, जो सचिन पर चिल्लाता है, आज बिल्ली की तरह भीगी हुई हालत में अपनी माँ के पल्लू के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। उसका वो अहंकार, वो अकड़, सब कुछ पुलिस की एक ललकार के सामने पिघलकर बह गया। रेणुका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। एक माँ की ममता अक्सर आंखों पर पट्टी बांध देती है, और रेणुका की आंखों पर तो ये पट्टी कई परतों में बंधी हुई है। जब पुलिस ने हथकड़ी निकाली तो रेणुका बीच में आ गई। उसने पुलिस वालों से बहस करना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि उसका बेटा तो लाखों में एक है, वो ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकता। उसका मानना था कि ये जरूर किसी की साजिश है, शायद बैंक वालों की गलती है या फिर किसी ने तेजस को फंसाया है। रेणुका का ये भ्रम देखना काफी दुखद भी है और हास्यास्पद भी, क्योंकि पूरे मोहल्ले को और यहाँ तक कि साइली और परेश को भी कहीं न कहीं पता था कि तेजस के लक्षण ठीक नहीं हैं। लेकिन रेणुका आज भी अपनी झूठी शान को बचाने के लिए कानून से लड़ने को तैयार थी, बिना ये जाने कि उसका बेटा किस दलदल में धंस चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब सबूतों का पुलिंदा मेज पर रखा, तब जाकर घर में सन्नाटा पसरा। वो कागजात चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि तेजस ने न केवल पैसों का गबन किया है, बल्कि उसने अपने पिता परेश के नाम का भी गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये खुलासा परेश के लिए किसी दिल के दौरे से कम नहीं था। जिस बेटे को उन्होंने सर आंखों पर बिठाया, जिसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग पूरी की, आज उसी बेटे ने बुढ़ापे में उनकी इज्जत को पुलिस स्टेशन की दहलीज पर ला खड़ा किया। तेजस का असली चेहरा अब सबके सामने था। वो सिर्फ एक कामचोर इंसान नहीं, बल्कि एक अपराधी बन चुका था। इस पूरे घटनाक्रम में साइली एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसे तेजस पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसे चिंता अपने ससुर परेश की थी, जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे तमाशे के दौरान सचिन घर पर नहीं था। वो अपनी टैक्सी लेकर शहर की सड़कों पर पसीना बहा रहा था, सवारियां ढो रहा था, ताकि घर का खर्च चल सके और थोड़ा बहुत पैसा बचा सके। सचिन को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके घर में क्या भूचाल आया है। उसे नहीं पता था कि जिस भाई को वो ताने मारता है, आज उसने पूरे परिवार को किस मुसीबत में डाल दिया है। इधर घर में माहौल गरमाता जा रहा था। पुलिस तेजस को गिरफ्तार करके ले जाने की जिद पर अड़ी थी, और तेजस गिड़गिड़ा रहा था। वो रो रहा था, अपनी माँ से, अपने बाबा से मिन्नतें कर रहा था कि उसे जेल नहीं जाना।
जेल का नाम सुनते ही उसके पसीने छूट रहे थे। रोशनी, जो खुद को बहुत चालाक समझती है, इस वक्त बिल्कुल चुप थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मामला हाथ से निकल चुका है और अब तेजस को बचाना आसान नहीं होगा। रेणुका का हाल बेहाल था। वो पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ रही थी, रो रही थी, जो कि रेणुका के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। हमने हमेशा रेणुका को दूसरों को, खासकर साइली और सचिन को, नीचा दिखाते हुए देखा है, लेकिन आज ममता की मजबूरी ने उसे झुका दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये फ्रॉड का मामला है और इसमें गैर जमानती धाराएं लगी हैं। अगर अभी तुरंत रिकवरी की रकम जमा नहीं की गई या कोई ठोस गारंटी नहीं दी गई तो तेजस को सलाखों के पीछे चक्की पीसनी पड़ेगी। रकम इतनी बड़ी थी कि परेश अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और पेंशन मिलाकर भी उसे नहीं चुका सकते थे। देशमुख परिवार के पास इतना पैसा था ही नहीं, सिवाय उस एक इंसान के जिससे कोई उम्मीद हो सकती थी, जो अभी घर से दूर सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। जब पुलिस तेजस को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगी तो रेणुका की चीखें निकल गईं। वो दौड़कर तेजस से लिपट गई। मोहल्ले वाले खिड़कियों से तमाशा देख रहे थे, वही मोहल्ले वाले जिन्हें रेणुका हमेशा अपनी अमीरी और रुतबे की कहानियां सुनाती थी। आज उन्हीं के सामने उसका बेटा मुजरिम बनकर जा रहा था। तेजस बार बार कह रहा था कि वो पैसे लौटा देगा, बस उसे थोड़ा समय दिया जाए, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। पुलिस उसे जीप में बिठाने ही वाली थी कि तभी सड़क के मोड़ पर एक पीली टैक्सी दिखाई दी। ये सचिन की टैक्सी थी। सचिन अपनी धुन में, शायद कोई अच्छा भाड़ा मिलने की खुशी में घर लौट रहा था, या शायद उसे भूख लगी होगी। जैसे ही उसने अपने घर के बाहर पुलिस की जीप और भीड़ देखी, उसने जोर से ब्रेक लगाया। सचिन गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर वही बेफिक्री थी जो हमेशा रहती है, लेकिन भीड़ और पुलिस को देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा कि उसका भाई, जो हमेशा सूट बूट में टिप टॉप रहता है, आज पुलिस की गिरफ्त में रो रहा है, और उसकी माँ, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकती, वो जमीन पर बैठकर रो रही है। सचिन को अभी तक पूरी बात पता नहीं थी, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि उसके लाडले भाई ने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया है। सचिन का पहला रिएक्शन गुस्से का था। उसे लगा कि शायद तेजस ने किसी से झगड़ा किया है या किसी लड़की का मामला है, लेकिन जब उसे पता चला कि मामला बैंक फ्रॉड और पैसों की हेराफेरी का है तो सचिन सन्न रह गया। अब यहाँ से कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है, जिसे मैं, संजना, आपके सामने बहुत बारीकी से रख रही हूँ। रेणुका, जिसने सचिन को हमेशा सौतेला समझा, जिसने कभी उसे बेटे का दर्जा नहीं दिया, आज उसके सामने एक अजीब सी दुविधा थी। एक तरफ उसका प्यारा बेटा तेजस जेल जा रहा था और दूसरी तरफ उसे बचाने का एकमात्र रास्ता पैसों का इंतजाम था, जो इस वक्त सिर्फ सचिन कर सकता था। लेकिन क्या रेणुका का अहंकार उसे सचिन से मदद मांगने देगा? क्या वो उस बेटे के आगे हाथ फैलाएगी जिसे उसने हमेशा दुत्कारा है? पुलिस वाले तेजस को ले जाने लगे और तेजस चिल्लाया, आई, मुझे बचा ले, बाबा कुछ करो। परेश असहाय होकर दीवार के सहारे खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान खामोश थी। तभी रेणुका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद खुद सचिन को भी नहीं थी। अपने लाडले को पुलिस जीप में बैठता देख रेणुका की ममता उसके अहंकार पर भारी बढ़ गई। वो भागते हुए सचिन के पास आई। सचिन, जो अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि उसकी माँ, जो उसे हमेशा गंवार और आवारा कहती थी, आज उसकी शर्ट पकड़कर रो रही है। रेणुका ने सचिन से कहा कि वो कुछ भी करे, पुलिस से बात करे, रिश्वत दे या कुछ भी करे, लेकिन उसके भाई को रोक ले। सचिन ने गुस्से में झटकने की कोशिश की, क्योंकि उसे याद था कि इसी भाई और माँ ने उसकी सायली का कितना अपमान किया था। लेकिन रेणुका आज मानने वाली नहीं थी। हालात इतने बदतर हो गए कि रेणुका, जो पूरे घर की मालकिन बनी फिरती है, उसने सचिन के पैरों को पकड़ने की कोशिश की। ये दृश्य न केवल देशमुख परिवार के लिए बल्कि वहां मौजूद हर शख्स के लिए चौंकाने वाला था। रेणुका गिड़गिड़ा रही थी, सचिन, तू तो मेरा बड़ा बेटा है ना, आज अपने भाई को बचा ले, वो मर जाएगा जेल में, वो नाजुक है, उसने कभी तकलीफ नहीं देखी। सचिन स्तब्ध खड़ा था। उसके मन में हजारों भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी, गुस्सा, दया, नफरत और लाचारी। वो देख रहा था कि जिस माँ ने उसे कभी प्यार से सिर पर हाथ नहीं रखा, आज वो मतलब के लिए उसके पैरों में गिर रही है। लेकिन सचिन का दिल तो सोने का है। वो ऊपर से नारियल जैसा सख्त है, मगर अंदर से नरम। क्या सचिन का ये नरम दिल फिर से उसे मुसीबत में डाल देगा?
पुलिस इंस्पेक्टर ने सचिन को भी चेतावनी दी कि अगर सरकारी काम में बाधा डाली तो उसे भी अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन सचिन ने पुलिस वाले से नजरें मिलाईं। सचिन जानता है कि पुलिस थानों के चक्कर कैसे होते हैं, क्योंकि उसका पाला अक्सर इनसे पड़ता रहता है। उसने पुलिस वाले से पूछा कि मामले को रफा दफा करने या जमानत के लिए कितने पैसों की जरूरत है। जब इंस्पेक्टर ने रकम बताई तो सचिन के होश उड़ गए। वो रकम इतनी बड़ी थी कि शायद उसकी टैक्सी बेचकर भी पूरी ना हो, लेकिन रेणुका की उम्मीद भरी नजरें अब सिर्फ सचिन पर टिकी थीं। तेजस जीप की जाली से सचिन को ऐसे देख रहा था जैसे सचिन ही उसका भगवान हो। वही तेजस जो कल तक सचिन को अपनी गाड़ी में बैठने तक नहीं देता था। वक्त का पहिया कैसे घूमता है, ये आज संजना टीवी के जरिए हम साफ देख सकते हैं। सायली ने सचिन का हाथ पकड़ लिया। वो जानती थी कि सचिन भावुक होकर कोई भी कदम उठा सकता है। सायली की आंखों में एक मूक चेतावनी थी कि सचिन, इनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन सचिन, जो अपनी आई की एक पुकार पर सब कुछ भूल जाता है, आज धर्म संकट में फंसा हुआ था। एक तरफ उसका स्वाभिमान और सायली का भविष्य था, और दूसरी तरफ उसका परिवार, चाहे वो जैसा भी हो। सचिन ने अपनी जेब टटोली। वहां सिर्फ दिन भर की कमाई के कुछ 100 रुपए थे। उसने अपनी टैक्सी की तरफ देखा। उसकी रानी, जो उसकी रोजी रोटी है, उसकी पहचान है। क्या रेणुका ये इशारा कर रही थी कि सचिन अपनी टैक्सी कुर्बान कर दे? क्या एक माँ इतना स्वार्थी हो सकती है कि एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे का पेट काट दे? सचिन उस वक्त वहां खड़ा था जैसे दो तूफानों के बीच फंसा कोई अकेला पेड़ हो। एक तरफ कानून का तूफान था जो उसके भाई को निगलने के लिए तैयार था, और दूसरी तरफ भावनाओं का तूफान था जो उसकी मां की आंखों से बह रहा था। मैं संजना आपको बता दूं कि ये वो पल था जब सचिन को अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेना था। पुलिस इंस्पेक्टर की घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी, और हर सेकंड के साथ तेजस की सांसें अटक रही थीं। रेणुका ने जब सचिन के पैरों में अपना सिर रखा तो सचिन का वो पत्थर दिल, जिसे दुनिया ने हमेशा कठोर समझा, एक पल में पिघल गया। सचिन ने अपनी मां को कंधों से पकड़कर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी वीरानापन था। उसने अपनी मां की आंखों में देखा, और शायद उस वक्त उसे अपने बचपन याद आ गया होगा जब वो इसी मां के प्यार के लिए तरसता था। आज प्यार तो नहीं, लेकिन जरूरत ने मां को उसके पास ला खड़ा किया था। सचिन ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा और हाथ के इशारे से उन्हें रुकने को कहा। उसने इंस्पेक्टर से पूछा कि अगर पैसे अभी जमा कर दिए जाएं तो क्या मामला यहीं रफा दफा हो सकता है? इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा कि अगर बैंक का गबन किया गया पैसा ब्याज सहित अभी वापस मिल जाए तो बैंक अपनी शिकायत वापस ले सकता है और गिरफ्तारी टल सकती है। लेकिन रकम लाखों में थी। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आधे घंटे में करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। घर के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। रोशनी, जो तेजस की पत्नी है, उसने भी उम्दा साड़ियां और गहने पहन रखे थे, लेकिन इस वक्त वो भी मदद के लिए आगे नहीं आई। शायद उसे अपने गहने प्यारे थे, या शायद उसे पता था कि तेजस का डूबता जहाज अब किसी काम का नहीं। सबकी नजरें सचिन पर थीं। सचिन ने एक गहरी सांस ली, अपनी जेब से चाबी का गुच्छा निकाला और परेश बाबा की तरफ देखा। परेश, जो अपने बेटे सचिन को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो समझ गए कि सचिन क्या करने वाला है। उनकी आंखों में ना सिर्फ डर था, बल्कि एक इनकार भी था। वो नहीं चाहते थे कि सचिन अपने भाई के गुनाहों की सजा भुगते। परेश ने ना में सिर हिलाया, लेकिन सचिन ने नजरें फेर लीं। सचिन जानता था कि अगर आज तेजस जेल गया तो परेश बाबा का समाज में सिर हमेशा के लिए झुक जाएगा। लोग कहेंगे कि मास्टर जी का बेटा चोर है। अपने पिता की पगड़ी की लाज रखने के लिए उस नाकारा बेटे ने वो फैसला लिया जो कोई सगा बेटा भी शायद ना ले पाता। सचिन ने इंस्पेक्टर से कहा कि साहब, मुझे 1 घंटा दो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। पुलिस ने उसे चेतावनी दी कि अगर 1 घंटे में पैसे नहीं आए तो तेजस सीधा हवालात में होगा। सचिन वहां से मुड़ा और सीधे अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ा। सायली उसके पीछे दौड़ी। घर के बाहर गेट पर सायली ने सचिन का हाथ पकड़ लिया। ये वो पल था जब सायली ने अपनी चुप्पी तोड़ी, बिना कुछ बोले। उसकी आंखों में सवाल थे। क्यों सचिन, क्यों उस भाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो जिसने तुम्हें कभी भाई माना ही नहीं? ये टैक्सी सिर्फ गाड़ी नहीं, हमारी रोजी रोटी है, हमारे आने वाले कल का सहारा है। लेकिन सचिन ने सायली का हाथ धीरे से हटा दिया। उसने सायली की आंखों में देखा और उसकी खामोशी ने मानो कह दिया हो, मुझे पता है सायली, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाबा को मरते हुए नहीं देख सकता। सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की और धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गया। सायली वहीं गेट पर खड़ी रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसकी उड़ने की आशा के पंख
काटे जा रहे हैं। अब दृश्य बदलता है और हम देखते हैं सचिन को शहर के उस हिस्से में जाते हुए जहां साहूकार और पुरानी गाड़ियों के डीलर बैठते हैं। सचिन का दिल भारी था। वो टैक्सी जिसे वो प्यार से अपनी रानी कहता था, जिससे वो बातें करता था, आज वही टैक्सी उसे अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए बेचनी पड़ रही थी। रास्ते भर सचिन को वो सारे पल याद आ रहे थे जब उसने मेहनत करके इस गाड़ी की किश्तें चुकाई थी, जब उसने पहली बार इसे सजाया था। आज वो खुद अपने हाथों से अपनी कमाई का गला घोटने जा रहा था। वो एक बड़े गैराज पर पहुंचा जहां एक जाना पहचाना साहूकार बैठता था। साहूकार ने सचिन को देखा और उसकी मजबूरी भांप ली। दुनिया बहुत जालिम है। जब इंसान मजबूर होता है तो गिद्ध उसे नोचने के लिए तैयार रहते हैं। साहूकार ने गाड़ी की कीमत उसकी असली कीमत से आधी लगाई। सचिन के पास मोल भाव करने का वक्त नहीं था। उसने सौदा मंजूर कर लिया, लेकिन शर्त ये थी कि पैसा गिरवी रखने का नहीं, बल्कि गाड़ी बेचने का होगा। यानी सचिन अब उस गाड़ी का मालिक नहीं रहेगा। कागज तैयार हुए। सचिन ने कांपते हाथों से उन कागजों पर अंगूठा लगाया जिन पर लिखा था कि आज से ये गाड़ी उसकी नहीं रही। ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं, ये सचिन के स्वाभिमान का सौदा था। जब साहूकार ने नोटों की गड्डियां सचिन के हाथ में थमाई तो उसे वो पैसे आग की तरह जलते हुए महसूस हुए। उसने आखिरी बार अपनी टैक्सी के बोनट पर हाथ फेरा, जैसे किसी दोस्त को अलविदा कह रहा हो, और चाबी साहूकार के आदमी को सौंप दी। वहां से वो पैदल निकला, हाथ में पैसों का बैग लिए। एक ड्राइवर के लिए अपनी गाड़ी की चाबी किसी और को देना अपनी आत्मा देने जैसा होता है। इधर घर पर समय बीत रहा था। 50 मिनट हो चुके थे। पुलिस वाले अब तेजस को हथकड़ी पहनाने की तैयारी कर रहे थे। रेणुका का रो रो कर बुरा हाल था। तेजस की उम्मीदें टूट चुकी थीं। उसे लगा कि सचिन शायद भाग गया है या पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। रोशनी भी अब अपना सामान पैक करने की सोच रही थी कि कहीं पुलिस उसे भी न घसीट ले। पड़ोसी आपस में फुसफुसा रहे थे कि देखो कैसा कलयुगी बेटा है, भाई को जेल भिजवा दिया। ठीक उसी वक्त जब पुलिस जीप का दरवाज़ा खुला, सचिन ऑटो रिक्शा से वहां पहुंचा। उसके हाथ में पैसों का बैग था। उसकी चाल में वो पुरानी अकड़ नहीं थी, बल्कि एक थकावट थी, एक हार थी जो उसने अपनों के लिए स्वीकार की थी। सचिन ने पुलिस के सामने पैसों का बैग रख दिया। इंस्पेक्टर ने नोट गिने। रकम पूरी थी। बैंक के अधिकारी जो पुलिस के साथ आए थे, उन्होंने पैसे स्वीकार किए और रसीद काट दी। तेजस को छोड़ दिया गया। हथकड़ी खुलने की आवाज़ उस घर में किसी संगीत से कम नहीं थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। पुलिस चली गई। भीड़ छटने लगी। तेजस, जो अभी मौत के मुंह से बाहर आया था, उसने राहत की सांस ली। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है, जो मैं आपको संजना टीवी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, कि जैसे ही खतरा टला, इंसानी फितरत कैसे बदलती है। तेजस ने एक बार भी सचिन को गले नहीं लगाया। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि दादा तुमने ये पैसे कहाँ से लाए। रेणुका ने दौड़कर तेजस को पानी पिलाया, उसका माथा चूमा, जैसे वो जंग जीत कर आया हो। सचिन दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके पास अब न टैक्सी थी, न पैसे, और न ही परिवार का आभार। परेश बाबा धीरे धीरे चलते हुए सचिन के पास आए। उन्होंने सचिन के खाली हाथों को देखा, फिर बाहर सड़क की तरफ देखा, जहां सचिन की टैक्सी नहीं थी। परेश समझ गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, सचिन, गाड़ी? सचिन ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, गैराज में है बाबा, सर्विसिंग के लिए दी है, कुछ बड़ा काम था। लेकिन परेश जानते थे, सायली जानती थी, और सचिन की अंतरात्मा जानती थी कि सच क्या है। सचिन ने झूठ इसलिए बोला ताकि उसके पिता को ये बोझ महसूस ना हो कि उनकी वजह से बेटे की रोजी रोटी छिन गई। सायली कमरे के अंदर चली गई। सचिन जब कमरे में पहुंचा तो सायली वहां गुमसुम बैठी थी। आज सायली ने सचिन पर चिल्लाया नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी निराशा थी। उसने सचिन से सिर्फ इतना कहा, तुमने तेजस को बचा लिया, लेकिन तुमने हमको मार दिया सचिन। वो टैक्सी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, वो हमारी उम्मीद थी। अब घर कैसे चलेगा? अब हम सिर उठाकर कैसे जिएंगे? और किसके लिए? उस भाई के लिए जो कल सुबह उठकर फिर तुम्हें अनपढ़ और गवार कहेगा? सचिन के पास सायली के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप फर्श पर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन सचिन के जीवन में जो अंधेरा छाया था वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उधर रेणुका और तेजस के कमरे में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। जिस सचिन ने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी, उसके बारे में कृतज्ञ होने के बजाय रेणुका तेजस को समझा रही थी, चिंता मत कर बेटा, जो हुआ सो हुआ। अच्छा हुआ सचिन ने पैसे दे दिए, वैसे भी उसने इस घर के लिए किया ही क्या है आज तक, ये उसका फर्ज था। तेजस भी अपनी अकड़ में वापस आ रहा था। हाँ आई, वैसे भी वो टैक्सी खटारा थी, मैं बड़ी नौकरी करके ये पैसे उसे मुंह पर मार दूंगा। ये बातें सुनकर किसी का भी खून खौल उठे, लेकिन यही इस शो की कड़वी सच्चाई है। एहसान फरामोशी की हद होती है, जो देशमुख परिवार के इन सदस्यों में कूट कूट कर भरी है। रात गहरी हो चुकी थी।
सचिन छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसे नीचे सड़क पर खाली जगह दिखाई दे रही थी, जहां उसकी टैक्सी खड़ी होती थी। वो खाली जगह उसे काट रही थी। आज उसे महसूस हुआ कि उड़ने की आशा रखना कितना महंगा पड़ सकता है जब आपके अपने ही आपके पंख कतरने पर तुले हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। सचिन ने कुर्बानी तो दे दी, लेकिन क्या तेजस सुधर जाएगा या ये कुर्बानी बेकार जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब कल सुबह सचिन के पास काम पर जाने के लिए गाड़ी नहीं होगी और जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी, तब रेणुका उसे रोटी देगी या ताने? आने वाले दिनों में साइली क्या कदम उठाएगी? क्या वो अपने पति के हक के लिए लड़ेगी या टूट जाएगी? ये सब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। रात का गहरा अंधेरा छट चुका था और अगली सुबह का सूरज निकल आया था, लेकिन देशमुख निवास में ये सुबह किसी नई उम्मीद की किरण लेकर नहीं आई थी, बल्कि एक अजीब से सन्नाटे और भारीपन के साथ आई थी। मैं संजना आपको बता दूं कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसकी रूटीन ही सब कुछ होती है। सचिन की आदत थी हर सुबह उठकर अपनी टैक्सी साफ करना, उसमें अगरबत्ती लगाना और काम पर निकल जाना। लेकिन आज जब सचिन की आंख खुली तो उसका हाथ अनजाने में चाबी ढूंढने के लिए तकिए के नीचे गया, पर वहां कुछ नहीं था। वो पल सचिन के लिए किसी मौत से कम नहीं था। उसे अचानक याद आया कि अब वो एक ड्राइवर नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक बेरोजगार इंसान है। उसने अपनी खाकी वर्दी की तरफ देखा जो खूंटी पर टंगी थी, और एक गहरी आह भरकर उसे वहीं छोड़ दिया। आज सचिन ने सादे कपड़े पहने, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। जब सचिन कमरे से बाहर आया तो नज़ारा देखकर किसी का भी खून खौल सकता है। और यही वो बात है जो संजना टीवी के दर्शकों को समझनी होगी कि एहसान फरामोशी की कोई सीमा नहीं होती। डाइनिंग टेबल पर रेणुका और तेजस ऐसे बैठे थे जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। तेजस बड़े चाव से नाश्ता कर रहा था और रेणुका उसे प्यार से परोस रही थी। जैसे ही सचिन वहां पहुंचा, रेणुका ने उसे देखा और बजाय इसके कि वो उसे गले लगाती या शुक्रिया कहती, उसने एक ताना मारा। रेणुका बोली, अरे आज नवाब साहब काम पर नहीं गए? टैक्सी क्या गैराज में गई? तू तो घर जवाई बनकर बैठ गया। गैराज में गाड़ी ठीक होने में कितना वक्त लगता है? जाकर देख, काम धंधा कर, घर का राशन क्या ऊपर से आएगा? ये सुनकर साइली जो किचन में चाय बना रही थी, उसके हाथ ठिठक गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेटे ने कल अपनी रोजी रोटी बेचकर इस घर की इज्जत बचाई, आज उसे ही कामचोर कहा जा रहा है। सचिन चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अगर उसने मुंह खोला तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन तेजस, जिसकी बेशर्मी का कोई अंत नहीं है, उसने हंसते हुए कहा, आई रहने देना। वैसे भी वो दादा की खटारा टैक्सी अब चलने लायक कहाँ बची थी, अब आराम करने दे उसे। ये शब्द साइली के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका सब्र का बांध अब टूट चुका था। साइली किचन से बाहर आई। उसके हाथ में चाय की ट्रे नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक आग थी। उसने सचिन से सिर्फ इतना कहा, तुमने तेजस को बचा लिया, लेकिन तुमने हमको मार दिया सचिन। वो टैक्सी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, वो हमारी उम्मीद थी। अब घर कैसे चलेगा? अब हम सिर उठाकर कैसे जिएंगे? और किसके लिए? उस भाई के लिए जो कल सुबह उठकर फिर तुम्हें अनपढ़ और गवार कहेगा? सचिन के पास साइली के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप फर्श पर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन सचिन के जीवन में जो अंधेरा छाया था वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उधर रेणुका और तेजस के कमरे में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। जिस सचिन ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसके बारे में कृतज्ञ होने के बजाय रेणुका तेजस को समझा रही थी, चिंता मत कर बेटा, जो हुआ सो हुआ। अच्छा हुआ सचिन ने पैसे दे दिए, वैसे भी उसने इस घर के लिए किया ही क्या है आज तक, ये उसका फर्ज था। तेजस भी अपनी अकड़ में वापस आ रहा था। हाँ आई, वैसे भी वो टैक्सी खटारा थी, मैं बड़ी नौकरी करके ये पैसे उसे मुंह पर मार दूंगा। ये बातें सुनकर किसी का भी खून खौल उठे, लेकिन यही इस शो की कड़वी सच्चाई है। एहसान फरामोशी की हद होती है, जो देशमुख परिवार के इन सदस्यों में कूट कूट कर भरी है। रात गहरी हो चुकी थी। सचिन छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसे नीचे सड़क पर खाली जगह दिखाई दे रही थी, जहां उसकी टैक्सी खड़ी होती थी। वो खाली जगह उसे काट रही थी। आज उसे महसूस हुआ कि उड़ने की आशा रखना कितना महंगा पड़ सकता है जब आपके अपने ही आपके पंख कतरने पर तुले हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। सचिन ने कुर्बानी तो दे दी, लेकिन क्या तेजस सुधर जाएगा या ये कुर्बानी बेकार जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब कल सुबह सचिन के पास काम पर जाने के लिए गाड़ी नहीं होगी और जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी, तब रेणुका उसे रोटी देगी या ताने? आने वाले दिनों में साइली क्या कदम उठाएगी? क्या वो अपने पति के हक के लिए लड़ेगी या टूट जाएगी? ये सब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। रात का गहरा अंधेरा छट चुका था और अगली सुबह का सूरज निकल आया था, लेकिन देशमुख निवास में ये सुबह किसी नई उम्मीद की किरण लेकर नहीं आई थी, बल्कि एक अजीब से सन्नाटे और भारीपन के साथ आई थी। मैं संजना आपको बता दूं कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसकी रूटीन ही सब कुछ होती है। सचिन की आदत थी हर सुबह उठकर अपनी टैक्सी साफ करना, उसमें अगरबत्ती लगाना और काम पर निकल जाना।
लेकिन आज जब सचिन की आंख खुली तो उसका हाथ अनजाने में चाबी ढूंढने के लिए तकिए के नीचे गया, पर वहां कुछ नहीं था। वो पल सचिन के लिए किसी मौत से कम नहीं था। उसे अचानक याद आया कि अब वो एक ड्राइवर नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक बेरोजगार इंसान है। उसने अपनी खाकी वर्दी की तरफ देखा जो खूंटी पर टंगी थी, और एक गहरी आह भरकर उसे वहीं छोड़ दिया। आज सचिन ने सादे कपड़े पहने, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। जब सचिन कमरे से बाहर आया तो नज़ारा देखकर किसी का भी खून खौल सकता है। और यही वो बात है जो संजना टीवी के दर्शकों को समझनी होगी। एहसान फरामोशी की कोई सीमा नहीं होती। डाइनिंग टेबल पर रेणुका और तेजस ऐसे बैठे थे जैसे कल कुछ हुआ ही न हो। तेजस बड़े चाव से नाश्ता कर रहा था और रेणुका उसे प्यार से परोस रही थी। जैसे ही सचिन वहां पहुंचा, रेणुका ने उसे देखा और बजाय इसके कि वो उसे गले लगाती या शुक्रिया कहती, उसने एक ताना मारा। रेणुका बोली, अरे आज नवाब साहब काम पर नहीं गए? टैक्सी क्या गैराज में गई? तू तो घर जमाई बनकर बैठ गया। गैराज में गाड़ी ठीक होने में कितना वक्त लगता है? जाकर देख, काम धंधा कर, घर का राशन क्या ऊपर से आएगा? ये सुनकर साइली, जो किचन में चाय बना रही थी, उसके हाथ ठिठक गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेटे ने कल अपनी रोजी रोटी बेचकर इस घर की इज्जत बचाई, आज उसे ही कामचोर कहा जा रहा है। सचिन चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अगर उसने मुंह खोला तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन तेजस, जिसकी बेशर्मी का कोई अंत नहीं है, उसने हंसते हुए कहा, आई रहने देना, वैसे भी दादा की वो खटारा टैक्सी अब चलने लायक कहाँ बची थी, अब आराम करने दे उसे। ये शब्द साइली के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका सब्र का बांध अब टूट चुका था। साइली किचन से बाहर आई। उसके हाथ में चाय की ट्रे नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक आग थी। उसने रेणुका और तेजस के सामने आकर कहा, बस बहुत हो गया। घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि साइली ने आज तक कभी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। परेश बाबा भी अखबार छोड़कर देखने लगे। साइली ने सचिन की तरफ इशारा करते हुए, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, परेश बाबा से कहा, बाबा, आपको पता है कल क्या हुआ था? सचिन ने गाड़ी गैराज में नहीं दी है। सचिन ने अपनी टैक्सी बेच दी है, हमेशा के लिए। ये सुनते ही परेश के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया। चीनी मिट्टी के टुकड़े बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे उस वक्त सचिन का दिल बिखरा हुआ था। रेणुका और तेजस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। साइली रोते हुए लेकिन मजबूत आवाज में पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे पुलिस तेजस को ले जा रही थी, कैसे रेणुका ने सचिन के पैर पकड़े थे और कैसे सचिन ने 45 मिनट के अंदर अपनी जान से प्यारी टैक्सी को आधी कीमत में बेचकर तेजस की जान बचाई। साइली ने चिल्लाकर कहा, जिस भाई को आप लोग नाकारा कहते हैं, उसने अपनी रोजी रोटी जला दी ताकि आपका लाडला जेल की हवा न खाए, और बदले में आप उसे ताने मार रहे हैं। परेश बाबा की हालत देखने लायक थी। वो कांपते हुए कदमों से सचिन के पास गए। उन्होंने सचिन के दोनों कंधों को पकड़कर उसे झकझोड़ा। सचिन, क्या ये सच है? बोल बेटा, क्या तूने अपनी रानी बेच दी? सचिन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से सिर हिलाया। परेश वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी छाती पीटते हुए रेणुका की तरफ देखा और दहाड़ मार कर रोए। तूने क्या किया रेणुका? एक बेटे को बचाने के लिए तूने दूसरे बेटे के हाथ पैर काट दिए। अब वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा? तू माँ है या डायन? रेणुका अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसने ढिठाई से कहा, तो क्या करती? मेरा तेजस जेल चला जाता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? सचिन तो वैसे भी अनपढ़ है, कोई मजदूरी कर लेगा, लेकिन तेजस का करियर बर्बाद हो जाता। ये सुनकर सचिन को पहली बार अपनी मां पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आया। उसने परेश बाबा को उठाया और कहा, बाबा आप रो मत, मैं हूं ना, हाथ पैर सलामत है मेरे। टैक्सी नहीं तो क्या हुआ, मजदूरी कर लूंगा, कुली बन जाऊंगा, लेकिन इस घर में भीख नहीं मांगूंगा। सचिन ने उसी वक्त घर से बाहर जाने का फैसला किया। उसने साइली की तरफ देखा और कहा, मैं काम ढूंढने जा रहा हूं। सचिन जब घर से निकला तो उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। वो पैदल ही सड़क पर चल पड़ा। वो सचिन जो हमेशा ड्राइवर सीट पर बैठकर दुनिया को पीछे छोड़ता था, आज भीड़ का हिस्सा बनकर धक्के खा रहा था। ये दृश्य देखकर संजना टीवी के हर दर्शक की आंखें नम हो जाएंगी। उधर घर के अंदर साइली ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उसने रेणुका के सामने जाकर साफ कह दिया, आई बाबा, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन आज से इस घर का खर्चा मैं और मेरे पति नहीं उठाएंगे। तेजस ने अगर घपला किया है तो अब घर भी वही चलाएगा। और सुन लीजिए, मैं अपनी फूल की दुकान में अब डबल शिफ्ट करूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी और एक दिन अपने पति को उनकी टैक्सी वापस लाकर दूंगी। ये एक पत्नी का वादा है।
साइली का ये रौद्र रूप देखकर तेजस और रोशनी सहम गए। उन्हें समझ आ गया कि अब मुफ्त की रोटियां तोड़ने का वक्त खत्म हो चुका है। कहानी के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि सचिन बाजार में एक सब्जी मंडी के पास खड़ा है। उसे कोई ड्राइविंग का काम नहीं मिल रहा क्योंकि उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है। भूख और लाचारी उसे एक ट्रक के पास ले जाती है जहां भारी बोरियां लादी जा रही थी। ठेकेदार ने पूछा, बोझा उठाएगा? 1 बोरी का 10 रुपया मिलेगा। सचिन, जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और भारी बोरी अपनी पीठ पर लाद ली। उसका पसीना टपक रहा था, कमर झुक रही थी, लेकिन स्वाभिमान सीधा था। बैकग्राउंड में एक दर्द भरा संगीत बज रहा था जो उसकी लाचारी और हिम्मत दोनों को बयां कर रहा था। शाम को जब सचिन घर लौटा तो उसके हाथ में कुछ 100 रुपए थे, मेहनत की कमाई। उसके कपड़े गंदे थे, शरीर टूट रहा था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आया, साइली ने उसके गंदे कपड़ों को नहीं देखा, उसने उसकी हिम्मत को देखा। साइली ने गर्म पानी से उसके पैर धोए और कहा, आज आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे हीरो हैं, और एक हीरो कभी हारता नहीं है। सचिन ने साइली के हाथ पर वो पैसे रखे और पहली बार उसके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। उसने टैक्सी खो दी थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी की नज़रों में जो इज्जत कमाई थी वो किसी भी लग्जरी गाड़ी से कहीं ज़्यादा कीमती थी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दरवाजे के पीछे खड़ा तेजस ये सब देख रहा था। उसे पछतावा नहीं था, बल्कि उसे डर था कि कहीं परेश बाबा सारी जायदाद सचिन के नाम ना कर दें, और यहीं से शुरू होगी एक नई साजिश। क्या सचिन अपनी टैक्सी वापस ला पाएगा? क्या साइली का संघर्ष रंग लाएगा? और क्या रेणुका कभी सचिन को अपना बेटा मानेगी? ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा विश्लेषण और एक धमाकेदार स्क्रिप्ट जो बताती है कि उड़ने की आशा में आने वाला वक्त सचिन और साइली के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। संजना आपसे वादा करती है कि जैसे ही शो में कोई नया ट्विस्ट आएगा, सबसे पहले आपको संजना टीवी पर ही अपडेट मिलेगा। अगर आपको सचिन का बलिदान और साइली का ये जज्बा पसंद आया हो तो कॉमेंट में वी सपोर्ट सचिन जरूर लिखें। मैं हूँ आपकी होस्ट संजना, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।